हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस एंड आरओ दोनों ही एग्जाम की प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा। कल जैस्मिन जी का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस वीडियो में इकोनॉमी को पूरा डील करेंगे, देखेंगे कि इसे कैसे अप्रोच करना है बचे हुए दिनों में। देखिए, इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट इसमें आपको जो एक खास बात ध्यान रखनी है वो क्या है आरओ और यूपी पीसीएस के लिए, कि आरओ में इकोनॉमी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब कंपेरेटिवली आपको यूपी पीसीएस के थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरओ में 13 से 14 क्वेश्चन बड़े आराम से आते हैं। यूपी पीसीएस में क्या है कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। उसके ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं ना इकोनॉमी के, वो आपको करंट साइड से देखने को मिलते हैं, यानी कि जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है इकोनॉमी का, बेसिकली इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये दोनों ही चीजों में होता है, यानी कि दोनों ही एग्जाम्स में आपको ये चीज देखने को मिलती है। फिर भी जो स्टैटिक का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं उसको कैसे अप्रोच करना है उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं उसका क्या है कि वो आपको करंट अफेयर्स में डायरेक्टली मिल रही है, तो उसमें पता रहता है कि ये नेशनल करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक की चीजें हैं, जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, तो उससे गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखो। और अगर किसी बार का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उससे 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। अब इसमें भी एक चीज समझो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ध्यान रखना, जब भी कभी आप इकोनॉमिक सर्वे की समरी देखोगे, ठीक है, किसी कोचिंग का कंपाइलेशन है या जैसे आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा, कहीं से भी देखा, तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये फोकस करना है कि जो भी फैक्चुअल डेटा है, जो भी ऐसा डेटा है जिसमें कहीं पर परसेंटेज दी गई है कि ये चीज इतनी कम हो गई है, ये चीज इतनी थी, इसमें 4 सालों में इतनी ग्रोथ हुई है, या इतने सेंटर्स हम बनाएंगे, इतने स्कूल हम खोलेंगे, इतना एफडीआई की जो सीमा है उसको हम लिमिट को इतने से इतना कर रहे हैं, इस तरीके की जितनी भी चीजें होती है ना जहां पर डेटा होता है वो आपको एग्जैक्टली याद कर लेना है, वही पूछा जाता है इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, बजट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? बजट में ध्यान रखना कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है उससे रिलेटेड जितनी चीजें उनको ध्यान से देख लेना। जो भी डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर होता है कि जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री को हमने इतना दिया, और पर्टिकुलर कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है उसमें हम इतना दे रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में इतना दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर साल, अब देखो ये चेंज होता रहता है, अगर उस पर्टिकुलर साल जिस चीज पर पर्टिकुलरली ध्यान दिया गया होता है उस पर ज्यादा रेवेन्यू होता है, जनरली यही होता है। अब जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे कोई किसी साल मान लो जैसे रेलवे है, अब रेलवेज में इस साल आपने देखा होगा बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कभी इधर से ट्रेन लड़ गई, कभी उधर से कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हादसा हो ही रहा है, तो चांसेस वेरी वेरी है कि रेलवे से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस की जा रही है, कोई भी ऐसी अप्रोच है जिससे कि एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, वो अगर लगाई जा रही है, मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा ट्रैकिंग का सिस्टम है कि अगर एक ही ट्रैक पे अगर दोनों ट्रेन आ रही है तो कैसे उनको मैनेज करना है, क्या करना है, तो जो छोटे छोटे इशूज होते हैं ना उनके बारे में अगर बात चलती रही है उस पूरे साल, तो चांसेस वेरी वेरी है कि वहां से क्वेश्चन पिक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जब कोविड चल रहा था तो 2020 एंड 2021 में एंड इवन उसके 1 साल बाद तक आप देखोगे कि जो हेल्थ सेक्टर है उस पर बहुत सारी चीजें रही थी, जितनी भी स्कीम थी, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, कैंपेन थे, कहीं ना कहीं जो हेल्थ सेक्टर था उसमें जो पैसा खर्च किया जा रहा था, जीडीपी का कितना % है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती थी। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो भी बजट में स्कीम है, जो भी डिपार्टमेंट में पैसा वगैरह लगाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, रुपया कहां से आता है और पैसा कहां से जाता है, यानी कि जो सरकार के पास उसकी जो इनकम है वो कहां से हो रही है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे उसको पैसा मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे आप टैक्स देते हो, ठीक है, तो आप अगर टैक्स पेयर हो, आपने टैक्स दिया तो सरकार के पास जा रहा है ना, सरकार की इनकम हो रही है वो, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम है। अब अगर वो आपके लिए पुल बनवा रहे हैं, आपके शहर में, आपके गांव में अगर वो रोड बनवा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था, जो इलेक्ट्रिसिटी की पूरी प्रॉब्लम है उसको दूर कर रहे हैं, तो वो पैसा खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये जो रुपया पैसा आता कहां से, जाता कहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ये आपसे यूपी पीसीएस से पूछा जाता है, आरओ में पूछा जाता है। तो ये तो एक सेक्टर हो गया कि करंट अफेयर्स में इकोनॉमी की चीजों को कैसे अप्रोच करते हैं, जनरली बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा जाता है, तो वो यूपी पीसीएस में आए तो भी, आरओ में आए तो भी। तो आई थिंक कि अब क्लियर हो गया है कि इकोनॉमी में किस टाइप का करंट अफेयर्स आता है। बजट इकोनॉमिक सर्वे के अलावा ध्यान रखना, कोई अगर ऐसी स्कीम या प्रोजेक्ट या कैंपेन है जो भले ही बजट या इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस नहीं किया गया है बट वो ओवरऑल रहा है, ऐसे समझो कि जैसे आजादी का अमृत महोत्सव है, अब इसके कुछ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे उसके पर्सपेक्टिव्स होंगे जिसमें इकोनॉमी को वो डील कर रहा होगा, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारी स्कीम ऐसी चलती रहती हैं जिसका कुछ ना कुछ एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है या फिर उसका ऐसा आउटकम होता है कि वो इकोनॉमी को असर करेगा, उसको इंपैक्ट डालेगा, तो वहां पर वो चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूं, जैसे कि डिजिटली जितनी भी चीजें होती हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं एंड ये आपसे पूछा जाता है। स्टैटिक की अगर बात करें, स्टैटिक में बहुत इजी चीजें हैं, बट तब जब आपने फिगर आउट कर लिया, अगर आपने फिगर आउट नहीं किया तो इकोनॉमी इतनी बड़ी है एंड उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स टफ भी हैं, डिफिकल्ट हैं वो ऑब्वियसली, कुछ बहुत ईजी है। बट लकली फॉर्चुनेटली अच्छी चीज ये है कि आपसे ईजी चीजें ही पूछी जाती हैं, आपसे वो बहुत टफ चीजें नहीं पूछते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप बहुत सबसे इन डेप्थ नहीं पूछते हैं जैसे वो यूपीएससी में पूछते हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आप स्टडी के पोर्शन को कैसे डील करना है, देखो सबसे पहला जो एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन आता है वो ये आता है आपका कि सिंपली आपसे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है,
यूबीपीसीएस में भी आता है, आरओईआरओ में भी आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल ऐसे मिलेंगे। ना विश्वास हो तो आप पेपर खोल के देख लीजिएगा, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। उसमें क्या होगा, एक सिंपल आपको स्टेटमेंट दी गई होगी, दूसरी स्टेटमेंट में उसके बारे में बात की गई होगी। किसी बार उसको एक्सप्लेन किया गया होगा, किसी बार उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। उसमें क्या करना है, बस एक बात का ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी असर्शन रीजन वाले आते हैं इकोनॉमी के, उसमें बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करना। कहने का मतलब ये, जो स्टेटमेंट दी है उसी के बेसिस पे आंसर जो आपको समझ में आ रहा है वो आपको मार्क करना है। जनरली आपका सही निकलेगा। काफी लोगों का गलत होता है वो, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम ये आती है, इंसान अपना एडिशनल दिमाग उसमें लगाता है, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाता है। लाइक उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी है, असर्शन दिया है, उसका रीजन दिया है कि ये असर्शन है, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये ऐसा इसलिए होता है, ये रीजन है। तो जो वहां पे आपको डेटा मिला हुआ है, जो फैक्ट वो बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं, जो उस लाइन में लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे यू हैव टू जज एंड आंसर, रादर देन कि आपको जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आप फिगर आउट कर रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे वो पॉपुलेशन को जोड़ करके इकोनॉमी से, मतलब पॉपुलेशन को इकोनॉमी से जोड़ करके आपको 2 स्टेटमेंट बना के दे देंगे। चांसेस आर वेरी हाई कि वो एनवायरनमेंट को इकोनॉमी से बना करके आपको दे देंगे कि एनवायरनमेंट बहुत तेजी से इस तरीके से डिग्रेड हो रहा है, उसके पीछे इकोनॉमी जो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है उस वो रीजन है, इस तरीके से बना के दे देंगे। या ये दे देंगे कि जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है शहरों में, उस वजह से इकोनॉमी भी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरह से वो कुछ भी बना के दे देंगे। तो जो वहां पर आपको एक लॉजिकल चीज लग रही हो उसके बेसिस पे आंसर करिए। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूबीपीसीएस में, 1 से 2 क्वेश्चन हर हालत में आरओईआरओ में आते ही आते हैं। तो ये किसी को भी गलत नहीं करना है। इसमें जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है आधे 1 मिनट में, ये अगर आपने दिमाग में बैठा ली और इसको ट्राई करके देखो यार। अब जैसे मैंने ये चीज बताई, आपने सुना, ठीक है, समझा इसको, आप पेपर उठाओ आरओईआरओ का यूबीपीसीएस में, उसमें यूपीपीसीएस का, उसमें आपको पेपर्स मिलेंगे। पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब दिखे तो उनमें आप ये चीज अप्लाई करके देखो कि आपने नॉर्मली स्टेटमेंट को पढ़ा, उसके बेसिस पे आपने आंसर किया। आप देखोगे 10 में से 9 बार आपका सही हो रहा है। ठीक है, एक ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का डील हुआ। दूसरे जो सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्कीम के। अच्छा, अब एक चीज समझो, एक स्कीम या प्रोजेक्ट होती है कि वो हाल में चल रही है तो वो आपसे पूछ लिया गया। जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे में वो डिस्कस हुई थी, आपसे पूछ लिया गया। उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बात कर रखी है, उसके बारे में पीएम ने बात कर रखी है, अपोजिशन में बात की जा रही है, या ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह स्टेट्स में उसको किया जा रहा है इंप्लीमेंट, तो वो आपसे पूछा गया। एक चीज होती है कि पुरानी स्कीम्स पूछी जाती हैं। अब इसमें भी 2 चीजें होती हैं। अब देखो, समझने वाली चीजें हैं, अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये समझाने वाली चीजें तो समझा रहा हूं, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स को। अब इसमें क्या होता है, स्कीम भी 2 तरीके से पूछी जाती है। एक होगा कि 2-3 साल पहले की स्कीम पूछ लेगा या प्रोजेक्ट पूछ लेगा। एक होता है पुरानी स्कीम पूछता है। 2-3 साल पहले की स्कीम का क्या मतलब है, उसके पीछे भी फंडा समझो। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएम गतिशक्ति योजना, ठीक है, पीएम गतिशक्ति आपसे पूछा गया था यूपीपीसीएस में। ऐसे आरओईआरओ में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीपीसीएस में पूछ रहे हैं। अब ये 2-3 साल पहले की है, बट बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है तो आपसे पूछ लिया गया। जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, वो 2-3 साल पहले का है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो आपसे पूछ लिया। जैसे कि मिड डे मील स्कीम को चेंज करके पीएम पोषण हो गई है, तो वो 2-3 साल पहले की है, बट उसको पूछ लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर? ये चीज होती है कि अगर कोई स्कीम 2-3 साल 4 साल पहले की है, बट अगर वो इंपॉर्टेंट तो वो पूछी जाएगी। जैसे कोविड है, अब कोविड हुआ पूरा, जितनी सारी चीजें चली, उसके बाद पूरा वैक्सीन की चीजें चल रही थी, वैक्सीन ये डेवलप कर रही है, कौन सी कंट्री बना रही है, क्या बना रही है। अब वो 20 और 21 में कोविड हुआ है, बट उसके बाद भी 22 और 23 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो 24 में भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर वो वैक्सीन के ऊपर नहीं पूछेंगे तो हो सकता है आपसे आरएनए के ऊपर पूछ लें, डीएनए के ऊपर पूछ लें। वो एकदम इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर आप वैक्सीन समझते हो तो आप ये समझ जाओगे कि आरएनए और डीएनए क्या होता है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं बेस होता है ना, वो उसका वेक्टर कौन सा है ये उसमें देखा जाता है। तो एमआरएनए वैक्सीन है कि सिंगल जो वेक्टर लाइव वेक्टर है उसी से बनाई गई है, तो ये सब चीजें उसमें होती हैं। तो बहुत बेसिक है, इंटर रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। तो ये अगर 2-3 साल पहले की कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा जो सेक्शन मैंने जो आपको बताया कि पुरानी स्कीम पूछता है, उसमें फिर वो पिछले 50 साल की भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, 1952 का, या मान लीजिए 1975 की कोई स्कीम है, या 1990 की कोई स्कीम है, या 2005 की कोई स्कीम है, जैसे आम आदमी बीमा योजना है, ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। और आपसे जनधन खाता वाली जो योजना है ना, पीएम जनधन योजना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। कल मैंने टेलीग्राम चैनल क्या है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं लगातार 80 दिन के लिए यूपीपीसीएस के लिए, देन उसके बाद आरओईआरओ के लिए सॉलिड एकदम जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको भेजने वाला हूं लगातार। तो उसको भी अगर केवल पढ़ते रहोगे ना वहां से, एंड अच्छा वो दोनों ही मीडियम में रहेगा, जैसे कभी कभी हिंदी में भेज दूंगा, कभी कभी इंग्लिश में भेज दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि लाइक इतना आपको समझने में प्रॉब्लम हो, वो दोनों लोगों के लिए मैनेज हो जाएगा। उसको अगर आप पढ़ते रहोगे ना 2-4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा अगर करते रहोगे तो एकदम टू द पॉइंट चीजें आप हिट करते रहोगे। बाकी आपके पास अगर जो सोर्सेज हैं उससे अगर पढ़ना है तो उससे कर लो। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करवा पाऊं, कि भाई एक रिमाइंडर दे पाऊं कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने ये किए हैं कि नहीं किए हैं। डेली बेसिस पे करते रहोगे तो आपका रिवीजन भी होगा। तो मैं कहा था, मैं आपको बता रहा था कि जो स्कीम वगैरह वो पूछते हैं, तो स्कीम में जैसे आम आदमी बीमा योजना हो गई, या इधर की आपकी आयुष्मान भारत योजना है वो हो गई, या फिर पीएम जय हो गई, ठीक है, जन आरोग्य योजना, तो वो किस साल आई है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वो स्कीम में आपको 4 स्कीम देगा, अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा 4 स्कीम देगा, उसमें आपको 2-3 बहुत पॉपुलर बड़ी स्कीम दे देगा, 2-3 आपको छोटी सी दे देगा, मतलब वो लेस पॉपुलर होंगी। उसमें आपको
मैच द फॉलोइंग में ईयर को मिलाने को कह देगा। बहुत इजी होगा, अगर उसमें आपको 2 स्कीम भी मालूम है तो वो आप आंसर निकाल लोगे। इसमें एक और चीज बता देता हूं, कैच होता है ये, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो बड़ी स्कीम है, जैसे कि मान लीजिए पीएम जय है, आयुष्मान भारत है, पीएम जनधन है, या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है, ये सब ऐसी स्कीम है ना, बहुत बड़ी है, मतलब वर्ल्ड वाइड हर किसी को मालूम है। आप यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप आरओईआर की तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। इस तरीके की स्कीम है ये, एक जनरल जो भारत का आम नागरिक है उसको इतना अवेयरनेस होती है, उस टाइप की चीजें वो पूछ लेते हैं कि आपसे मातृ वंदना योजना जो है उसके बारे में पूछ लेगा, या सहकार से समृद्धि क्या, इस तरीके की चीजें पूछ लेगा। तो इसमें आप समझ रहे हो क्या है कि वो सिंपल आपको एक फैक्ट दे देंगे, उसके थ्रू आपको एलिमिनेट करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी अगर आपको मालूम है तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। जब उनको थोड़ा सा टफ बनाना होता है, जब पेपर थोड़ा सा उन्हें लेंदी बनाना होता है, तब वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई स्कीम उठाएंगे, उसमें 2 स्टेटमेंट दे देंगे। देखो 3 स्टेटमेंट अभी तक यूपीपीसीएस आरओईआर में नहीं आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा आ रही हैं, उसमें भी फैक्ट आता है। लोगों को लगता है कि नहीं उन्होंने बहुत कोई कॉन्सेप्ट पूछ दिया, कॉन्सेप्ट वो अभी भी नहीं पूछ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में उन्होंने फैक्ट पूछा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जय के बारे में आपसे पूछा, 2 स्टेटमेंट दे दी, आयुष्मान भारत पूछा, 2 स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे यूपीएससी में 2013-14 के टाइम पे, 15 के टाइम तक, 16 के टाइम तक काफी क्वेश्चंस पूछे गए इस टाइप के। जैसे मिशन इंद्रधनुष है तो वो किसको टारगेट कर रहा है, क्या उसके प्रोविजन से, बेसिक 2 स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा। जहां पर फैक्चुअल डेटा होगा वो जरूर डाल देगा, सो दैट आप उसमें कंफ्यूज होकर के उस क्वेश्चन को गलत करो। तो ये स्कीम वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, मतलब अगर आपने स्कीम कर रखी है, पुरानी जो स्कीम है वो यार कुछ 25-30 मेन है, कोई भी एक ढंग की अगर सोर्स आपने फॉलो कर रखा है ना, उसमें आपको वो एक टेबल मिलती है, एक चार्ट मिलता है। मैं भी टेलीग्राम पर जब करवाऊंगा तो उसमें मैं भेज दूंगा। वो स्कीम आपने रट ली, उसके बाहर से आएगा ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, उसके बाहर से तो नहीं आया। आगे आ जाए तो कह नहीं सकते भाई, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। 20-25 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, उन्हीं स्कीम से घुमा करके पूछते हैं। उनको अगर आपने याद कर रखा है तो उसके बाहर से दिक्कत नहीं होती है। तो एक तो ये वाला हो गया, और नई वाली जो स्कीम है वो आपको देखनी ही है, वो भी जो मेन चल रही है। अब जैसे यार जल जीवन मिशन है, ठीक है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। या जैसे ये आपका नेशनल एजुकेशन प्लान है, एनईपी वाला, ये आप देख लो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उसमें वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो वहां पर वो चीज़ बहुत उसमें रहती है, अवेयरनेस में रहती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हो सकता है वो आपसे घुमा के पूछ लें। तो इस तरीके की जो स्कीम है, ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है फैक्चुअल डेटा। फैक्चुअल डेटा में अगर आप देखोगे, जैसे कोई अगर बॉडी है, कोई अथॉरिटी है, जैसे सेबी है, सिडबी है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसे आरबीआई है, तो इनसे रिलेटेड जो भी इसकी छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं, आप कह सकते हो जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है, नाबार्ड है, अब इन सबकी कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कब इनको एस्टेब्लिश किया गया था, क्या उनका ईयर है। एक तो ये सिंपली आपसे मैच द फॉलोइंग में दे देता है। कभी कभी जो आरबीआई वगैरह की सब्सिडियरी हैं, जैसे एक आपसे आरओईआर के 2016 के पेपर में पूछा गया था, जिसका पेपर कब हुआ था, 20 सितंबर 2020 को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वहां पर उन्होंने आरबीआई की एक सब्सिडियरी है उसके बारे में 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया था। अब वो क्वेश्चन यूपीपीसीएस में जनरली उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आरओईआर में थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो आपको उन पर भी ध्यान रखना है। जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह है, नाबार्ड वगैरह, इनके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और जो ईयर उनका एस्टेब्लिशमेंट का है वो तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो स्टैटिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं, देखो ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ऐसे अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा, 15-20 दिन लग जाएंगे। बट अगर आप स्मार्ट हो तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे यार पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, किनके ऊपर पार्लियामेंट में ज़्यादा बात हुई है, किनके ऊपर स्टेट में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एंड यूपी का एग्जाम है तो बेसिकली आप देखो विधानसभा में किसके बारे में चर्चा हुई है, क्या यूपी में चीज़ें चल रही थी, किनको लेकर के ज़्यादा एक इशू क्रिएट हुआ था, वो सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा रेट हाई थे, ठीक है, इसका मतलब कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्विजिट हैं, जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इनके रेट्स अगर बढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को डायरेक्ट टारगेट करता है और हर जगह बात होती है उसके बारे में। तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपसे इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यूपीपीसीएस आरओईआर में वो बहुत ही इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक सा पूछते हैं कि भाई इन्फ्लेशन होता क्या है। अभी वो इस लेवल पर भी नहीं जाते हैं कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, आरबीआई क्या करता है या कौन क्या कर सकता है, अभी वो इतना भी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी फॉर सेफ साइड आपको समझ में आना चाहिए कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और मार्केट में अगर पैसा होगा, मतलब मार्केट में अगर लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप और मैंने, आपकी बहुत अच्छी सैलरी आ रही है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि नहीं। अगर आप कैसे 1 लाख लोग हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और जो परचेसिंग पावर होती है वो कैसे कम या ज़्यादा होती है। अब इन्फ्लेशन जब आपको समझ में आएगा तो डिफ्लेशन आपको समझ में आएगा, स्टैगफ्लेशन आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा जब आरबीआई के बारे में बात करोगे तो फिर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपको इसके बारे में समझना है। उसमें कुछ कुछ रेशियो होते हैं, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इनके डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। एक लाइन की है लेकिन वो आपको फिगर आउट करना चाहिए, आना चाहिए कि भाई इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और वो रेट चल के आ रहा है एग्जाम के पहले का अपडेटेड मालूम होना चाहिए। वो बीच बीच में चेंज होता रहता है, क्वार्टरली बेसिस पे जैसे चेंज होता रहता है। तो एग्जाम के पहले जो चेंज हुआ है बस उसको लास्ट देख लेना कि भाई इसमें रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, एसएलआर कितना है और सीएलआर कितना है, ये सब आपको सीआरआर कितना है ये आपको देख लेना है। इसके अलावा जैसे इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, हमेशा से रहा है, बट ये अभी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा इशू है।
पेपर इतने ज़्यादा लीक हो रहे हैं तब भी ये इशू रहा है। बांग्लादेश में अगर आप बात करोगे वहाँ पर अभी अगर आपने जो भी हाल में जो चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, जो सारी चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में भी आपने ऑब्वियसली देखा होगा कैसे वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं और कौन कैसे क्या आया है आपको मालूम है, कहाँ पर कैसे क्या स्टे हुआ, वहाँ पर क्या हालात हैं, लोगों ने जाकर के क्या कैसे क्या किया है, किसके घर में, ये चीज़ें आप देख रहे हो। तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू था। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेसिक जो चीज़ें हैं, कितने टाइप की होती है, सीजनल होती है, क्या होती है, कितने टाइप की है, किस में क्या होता है, इंडिया में किस टाइप की है, कोई अगर उससे रिलेटेड रिपोर्ट निकली है तो उसका डेटा थोड़ा बहुत मालूम, ये सारी चीज़ें आयोग फोकस करता है, इनके बारे में पूछा जा चुका है। पॉवर्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉवर्टी के बारे में मतलब हमेशा ही 2-3 क्वेश्चन आते रहे और ये रिकॉर्ड है पिछले 10-12 सालों का और दोनों ही एग्जाम्स में आते हैं। तो पॉवर्टी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पॉवर्टी से रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं या पॉवर्टी का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है, किस बेसिस पर किया गया है, एक न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है उसके बेसिस पर किया गया है तो वो क्या है, कैलोरी के बेसिस पे जो किया गया है वो क्या है, ये जो बेसिक एकदम टॉपिक है ना, ये आपसे पूछता है। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल में यूपीपीसीएस का 2023 का जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ था उसमें टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पूछ लिया था कि एब्सोल्यूट होती है, मार्जिनल होती है, कितने टाइप की होती है ना। तो इस टाइप से वो पूछते हैं। अब ये इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सब टॉपिक अगर आपके क्लियर है तो इसके आगे वो अभी तक तो नहीं बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अभी तक उन्होंने पूछा नहीं है, 1-2 बार पुराने एग्जाम में पूछा हुआ है, पहले के एग्जाम पूछा हुआ है, लेकिन इधर हाल में नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन आपको आना चाहिए। एफडीआई इनका फेवरेट है, एफडीआई एफआईआई आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि यार इतने बाहर के शोरूम्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। मॉल में आप जाओगे देखोगे इतने सारे हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको देखनी है क्योंकि एफडीआई से कहीं ना कहीं कंट्री के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो एफडीआई वगैरह को थोड़ा आपको समझ लेना है क्योंकि एफडीआई के बारे में बजट में भी बात होती है, तो इसलिए एफडीआई तो आपसे पूछा जाता है। यही सारी चीज़ें अगर आपने कर ली ना तो मोर देन एवरेज क्वेश्चंस आप एग्जाम में आराम से सही कर ले जाओगे, कोई इशू नहीं होगा। और अब जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आपने सिंसियरली इस वीडियो को देखा है, 17 मिनट का वीडियो हो गया, आई एम रियली सॉरी, समझाने में समय लग गया, बट अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर के पेपर को जरूर देखना। इकोनॉमी के क्वेश्चंस को यूपीपीसीएस के पिछले 8-10 सालों के देखो, आरओ के पेपर्स को देखो, 6-7 पेपरों को, एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ओके ठीक है, जो मैंने बताया है वो किस तरह से काम कर रही है। आपने वीडियो सुना, आपने उसको जाकर के इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर वो वही बात हो गई कि आपने सुना समझा लेकिन उसको एक्शन में तब्दील नहीं किया, बदला नहीं, तो फिर वो आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा। आपको अगर एक्चुअल में सीखना है, जानना है, तो आप जाकर के पीवाईक्यू को देखिए। कुछ चीज़ें तो आप तभी याद करोगे या रिकॉल करोगे क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा होगा उसको आप 1-2 बार जब रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएंगी और फिर आपको समझ में आ जाएगा यार ये चीज़ें मुझे डायरेक्टली यहाँ पर हिट करना है। जैसे आपको पता चल रहा है कि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पूछते हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर पूछते हैं, पॉवर्टी के ऊपर पूछते हैं, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अगर डे कोई सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, कॉमेमोरेट किए जा रहे हैं तो उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनको रट लेना है। बजट इकोनॉमी सर्वे में क्या चीज़ें पढ़नी होती है वो मैंने आपको बता दिया। पुरानी स्कीम में एक टेबल आपको मिलेगी 20-25 स्कीम की, उसको पढ़ लेना है। जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या मनरेगा है, अब इनके बारे में पूछता है डायरेक्ट, उनका जो मैच द फॉलोइंग में ईयर है वो पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए। मिड डे मील स्कीम को चेंज करके पीएम पोषण कर दिया है तो पीएम पोषण के क्या उसमें प्रावधान है, प्रोविजंस है, आपको पता होना चाहिए। जन औषधि योजना वाली जो पूरी स्कीम चल रही है, जगह जगह आपको बहुत ही चीपर रेट्स पे आपको दवाई वगैरह मिल जाती है। तो ये पीएम जन आरोग्य योजना क्या है, कब लॉन्च हुई थी, 2018 में हुई थी, 2019 में हुई थी, मार्च में हुई थी कि अप्रैल में हुई थी, एकदम एक्जैक्टली पता होना चाहिए। इन्हीं से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। स्किल इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किल इंडिया के ऊपर फोकस करते हैं। स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ये दो इनके फेवरेट टॉपिक है। स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, अगर आप पेपर उठा करके देखोगे स्किल इंडिया से रिलेटेड अगर कोई स्कीम है, कोई स्कूल खोले जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, इनके लिए इंपॉर्टेंट वो पूछते हैं। स्मार्ट सिटी चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कितनी हो, वो पूछते हैं। हेरिटेज से रिलेटेड अगर कुछ अच्छा काम किया जा रहा है, अर्बन जो एरिया है यानी कि जो अमृत वाली स्कीम जैसे है, तो अगर अर्बन एरियाज में कोई चीज़ डेवलप की जा रही है जो भी आर्किटेक्चर वगैरह को बचाने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसको रेनोवेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो आई होप कि अब आपको इस वीडियो के बाद इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बार अगर मेरा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको चैनल से कुछ भी हेल्प मिलती हो, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है, समझ में आता है चीज़ें कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही हैं। तो अगर कहीं पर कमी होती है, कुछ होता है तो उसको मैं इंप्रूव करने की तरफ देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं उसको उसी तरह से कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम अगेन ज्वाइन कर लेना यार, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। जितनी भी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, सब मैं वहाँ डालने वाला हूँ। तो जो सिंसियर होगा, जो लगा होगा एकदम ना मिशन मोड में, क्योंकि अब यहाँ से यूपीपीसीएस के लिए 79 डेज बचे हुए हैं, आरओ के लिए दिन उसके मैंने 50 दिन बचे हुए हैं, वो रिवीजन के हैं बेसिकली, उसमें आप पढ़ाई तो शुरू करोगे नहीं। तो जो मिशन मोड में जिसमें तैयारी कर रहा है ना, उन सब चीज़ों को फॉलो करेगा। जो फॉलो करेगा एग्जाम में उसको रिजल्ट उसका मिलेगा। जिन लोगों ने पहले फॉलो किया हुआ है उन्हें रिजल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच यार, अगर यहाँ तक वीडियो देखने का पेशेंस आपके पास था तो थैंक यू यार।